Hi. Actually, today we'll discuss about the displacement vector in 2D and 3D. That means actually we are going to going to discuss about the displacement vector in a plane and in a space. In a plane and in a space. So let's start. एक्चुअली इससे पहले हम लोग ऑलरेडी किसके बारे में स्टडी कर चुके हैं? पोजीशन वेक्टर. किस चीज़ के बारे में स्टडी कर चुके हैं? पोजीशन वेक्टर. तो पोजीशन वेक्टर की जो स्टडी है हमने करी है वो करी है इन 2D एंड 3D. इस 2D और 3D में हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में क्या स्टडी कर चुके हैं? पोजीशन के वेक्टर के बारे में. अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में क्या डिस्कस करेंगे ना, अब इसको ध्यान से सुनिए. एक्चुअली क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? तो सुनिए, एक्चुअली क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग बताते हैं कि दो पार्टिकल है, कोई भी सिंपल सी बात है, दो पार्टिकल है, एक सिंगल पार्टिकल ले लीजिए, वो किसी न किसी पाथ पे क्या करेगा? ट्रैवल करेगा. ट्रैवल करेगा तो सबसे पहली बात तो वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया होगा ट्रैवल करने के लिए. तो जहाँ से वो स्टार्ट करता है और फाइनली जिस पॉइंट पे जाकर के वो रुक जाता है, तो एक लाइन सेगमेंट या कह सकते हैं एक लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. तो वही जो लाइन सेगमेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग एक्चुअली इन 2D और 3D दोनों में क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं. तो आइए सबसे पहले 2D देखते हैं, फिर 3D देखेंगे. तो ये ले लो, मान लो 2D में क्या करते हैं हम लोग? ये x एक्सिस लेते हैं और ये हमारा जो है क्या चीज़ है? वो y एक्सिस है. ये x एक्सिस और ये क्या चीज़ है? हमारा y एक्सिस. अब मान लो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ऐसे पाथ है. क्या चीज़? एक पाथ है. तो इस पाथ पे मान लो कि कोई पार्टिकल ट्रैवल करेगा तो सबसे पहले जिसकी फर्स्ट पोजीशन जो थी वो ये थी. इस पॉइंट का नाम रख लो आप, क्या चीज़? P. और P है तो इस पॉइंट P है तो बताइए इसका कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा. दैट इज़ मान लो x1, y1. क्या कंसीडर करते हैं? x1, y1. फाइनली ये ट्रैवल करना शुरू करता है. ट्रैवल करते करते ये फाइनली इस पाथ पे करते करते ये मान लो कि यहाँ पहुँच जाता है. और इस पॉइंट का नाम आप रख लो कुछ भी, Q रख लेते हैं. क्या रख लेते हैं? Q. और इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2. x2, y2. अब देखिए इस पॉइंट की अगर आपसे, और ये जो है ये ओरिजिन है आपका क्या चीज़? O. और इसकी कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, 0. अब कहता है इस पॉइंट P की आप पोजीशन वेक्टर बताइए. तो इस पॉइंट P की जो पोजीशन वेक्टर है वो ये वाला जस्ट कंसीडर कर लो ये. और इसका हम लोग नाम रख देते हैं क्या चीज़? R1. क्या दे देते हैं इसका? पोजीशन वेक्टर R1. अब Q की पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? तो Q का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये लाइन सेगमेंट फ्रॉम ऑरिजिन टू Q. और इसका नाम आप रख लो क्या चीज़? R2 पोजीशन वेक्टर. ये रख लिया. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने क्या बोला? कोई भी पार्टिकल जब मूवमेंट होता है, उस पार्टिकल का क्या होता है? मूवमेंट होता है किसी पाथ पे, तो इनिशियल पॉइंट से जो उसका डेस्टिनेशन होता है, जो फाइनल पोजीशन होता है, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होती है, ये जो होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. दैट मीन्स इसका नाम PQ जो है, PQ क्या हो जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इसको हम लोग जनरली डेल्टा R से डिनोट करते हैं. किससे करते हैं? डेल्टा R से. तो इस हिसाब से आप देखा जाए तो ये जो आपका OP है, OP आपका पोजीशन वेक्टर है. क्या चीज़ है आपका? फर्स्ट पोजीशन वेक्टर. फर्स्ट पोजीशन, इसको पोजीशन वेक्टर में क्या लिखो? सीधा लिखिए R1, ठीक ना. और दूसरी जो है आपका, दूसरा कौन सा है बताइए? तो ये है आपका OQ. और OQ जो है आपका वेक्टर, ये है पोजीशन वेक्टर क्या चीज़? R2. और इसका आप लोग ऑलरेडी लिखने के लिए सीख चुके हैं. बताइए तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है? x1, y1 है. तो इसको आप पोजीशन वेक्टर कैसे लिखने का बताइए? x1 i कैप प्लस y1 j कैप. x1 i कैप और y1 j कैप. सिमिलरली R2 को अगर बोला जाए लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे बताइए? R2 आपका देखिए इसका कोऑर्डिनेट कितना है? x2 i कैप प्लस y2 j कैप. इस तरह से अब आपको क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब ये जो आपको डेल्टा, दैट मीन्स ये जो PQ वेक्टर है, PQ जिसको आप इनको किस चीज़ से डिनोट किए? डेल्टा R वेक्टर से. ये आपका क्या चीज़ है बताइए? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ये क्या आपका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. कौन सा? डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए अब बात करें, गौर से आप देखिए, तो ये जो आपका ओ पी क्यू एक्चुअली ये एक ट्रायंगल है। ये क्या चीज़ है, एक ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में आपका ओ पी, ओ क्यू और पी क्यू ये तीनों के तीनों क्या है, वेक्टर है। और ये ट्रायंगल में ये तीनों वेक्टर देखिए ट्रायंगल के साइड से रिप्रेजेंट किया गया है। किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया, ट्रायंगल के साइड से। तो आप ऑलरेडी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप ये स्टडी कर चुके हैं और वो आप सीख चुके हैं कि कोई भी मान लो कि ये ट्रायंगल है, ये क्या चीज़ है, एक ट्रायंगल है। अगर दो साइड को आप रिप्रेजेंट कीजिए तो थर्ड साइड जो होता था, ये थर्ड साइड इसका क्या होता था, रिजल्टेंट। अगर इसको वेक्टर ए बोलते थे, इसको वेक्टर बी बोलते थे, इसको वेक्टर सी बोलते थे। ये जो वेक्टर ए और बी है ये दोनों देखिए सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर का क्या मतलब है कि वेक्टर ए का जो हेड है वेक्टर बी के जो है टेल से ज्वाइन किया हुआ है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट वेक्टर का टेल का और टेल से ज्वाइन कीजिए, और जो लास्ट वेक्टर का जो हेड है इसके हेड से, यानी टेल से हेड की तरफ डायरेक्टेड एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दीजिए। वही क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि आपने क्या सीखा था, वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यही आपका क्या होता था, रिजल्टेंट वेक्टर। अगर यही चीज़ कुछ ऐसा रहता, मान लो कि ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है, और इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होती, ये और इसका अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ होता, तब उस केस में इसका नाम रखते ए बी और ये क्या चीज़ सी। तो उस केस में आप देखिए ये वेक्टर बी और वेक्टर ए जो है सेम ऑर्डर में है, और ये सी जो है क्या है, अपोजिट ऑर्डर में। क्या है, अपोजिट ऑर्डर में। क्या ऐसा कुछ है क्या, नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली ये तीनों के तीनों सेम ही ऑर्डर में, तीनों के तीनों क्या है, सेम ऑर्डर में है। तो इसलिए इस केस में भी आप चाहते तो इसको सिखाया गया था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और सी को अगर आप रिजल्टेंट बनाना है तो रिजल्टेंट तो एक्चुअली आपका ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर में, तो इसका अपोजिट होना चाहिए, कुछ इधर होना चाहिए, लेकिन ये इधर नहीं, कोई इधर है। तो इस वेक्टर सी का अगर ये वाला ऑर्डर वाला आप वेक्टर लिखते हैं तो क्या करेगा, इसी के मैग्नीट्यूड इसी कितना लेंगे, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाएं, इसका नेगेटिव वेक्टर, यानी यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस सी वेक्टर। और आपको ये मैं सिखा चुका हूँ स्पेशल केसेस में पहले वेक्टर एडिशन में कि इन तीनों का सम जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कितना हो जाता है, 0। या किसी भी तरीके से रहेगा तो आप तीनों का सम जो है कितना होना चाहिए, 0 इसमें, अगर तीनों सेम ऑर्डर में है तो। और अपोजिट ऑर्डर, दो अगर सेम ऑर्डर में, थर्ड वन अगर अपोजिट ऑर्डर में रहता था तो क्या करते थे, उन जो दो सेम ऑर्डर में रहता उन दोनों का सम थर्ड के क्या होता था, इक्वल। ये सब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आप लोग सीख चुके हैं। तो इसके हेल्प से, अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हेल्प से यहाँ पर लिख सकते हैं बाय द ट्रायंगल लॉ, लिख लीजिए सीधा, बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बताइए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में, ये तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में बाय ट्रायंगल लॉ से अगर आप देखेंगे इसको, तो इसको गौर से देखिए। तो देखिए ये वाली जो वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर R1 और वेक्टर ये जो है आपका R डेल्टा R, ये दोनों वेक्टर गौर से देखेंगे तो ये देखिए सेम ऑर्डर में है, क्योंकि इस वेक्टर का जो ये हेड है दूसरे वेक्टर के देखिए टेल से जुड़ा हुआ है, बट सेकेंड वेक्टर का जो हेड है वो देखिए जो ये R2 वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर R2, इसके जो है टेल से नहीं जुड़ा हुआ है। इसका हेड इसके टेल से, फिर इसका हेड इसके टेल से जुड़ना चाहिए, बट इस जो R2 वेक्टर है इसका हेड जो है इसके टेल से नहीं जुड़ा हुआ, दोनों का हेड से जुड़ गया। कहने का मतलब ये दोनों अगर सेम ऑर्डर में है तो ये वाला जो R2 वेक्टर ये क्या है, अपोजिट ऑर्डर में है। मतलब इन दोनों का सम जो है ट्रायंगल लॉ से किसके इक्वल होना चाहिए, बताइए, R2 वेक्टर का। तो बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप क्या लिख सकते हैं, बताइए तो, वेक्टर अपोजिशन वेक्टर R1 प्लस कौन सा, बताइए तो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R2। क्या लिखेंगे, वेक्टर R2, पोजीशन वेक्टर R2। अब इस तरह से आपको फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है। तो डेल्टा R चाहिए आपको, अब वेक्टर डेल्टा R चाहिए तो क्या करेंगे, R1 को उस साइड ट्रांसपोज करेंगे, ये प्लस उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि वेक्टर R2 माइनस कितना हो जाएगा, वेक्टर
r1। इस तरह से आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया, ये चीज़। अब देखिए यही चीज़ आपका क्या चीज़ है, देखिए ये चीज़ हो गई आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या है, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस तरह से आपने फाइंड करा डेल्टा आर इक्वल टू r2 माइनस r1। अब देखिए तो अब अब कैसे डिफाइन करेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी कि डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप इस तरह से भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या कर सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं। बट देखिए इसको और अगर फर्दर हम लोग सॉल्व करें, इसको 2D में और फर्दर सॉल्व करें तो इसे क्या कर सकते हैं, देखिए इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो डेल्टा आर है, इस डेल्टा आर वेक्टर को ऐसे ही रहने दीजिए और ये जो r2 है इसकी वैल्यू को आप पुट कर लीजिए। r2 की वैल्यू देखिए कितना दे रखा है, x2i कैप प्लस y2 j कैप, ये हुई r2 की वैल्यू माइनस अब r1 की वैल्यू कितनी है, x1i कैप प्लस y1 j कैप। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, x2i कैप प्लस y2 j कैप। ऐसे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस x1i कैप प्लस माइनस y1 j कैप, इस तरह से। अब इसको और अगर फर्दर आप सॉल्व करें तो डेल्टा आर जो है वेक्टर डेल्टा आर, ये कितना की इक्वल होगा, देखिए आई कैप और आई कैप सेम चीज़ है और दोनों में कॉमन क्या है, आई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 इंटू आई कैप अब प्लस इसमें क्या लिख सकते हैं बताइए, इन दोनों में फिर से देखिए जे कैप कॉमन है तो y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो फाइनल जो डेल्टा ये जो वेक्टर है यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक ये भी फॉर्मूला आपके पास निकल के आया। अब आपको याद होगा, आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि इस तरह से जब आपके पास कोई भी पोजीशन वेक्टर आपको गिवन हो, अब ये देखिए एक तरह का पोजीशन वेक्टर हो रहा है, अगर इस चीज़ को इससे कंपेयर कीजिए, वेक्टर r1 के इक्वल टू क्या दिखे थे, x i कैप प्लस y j कैप। तो इन चीज़ों को देखें तो इसका जो आप मैग्नीट्यूड निकालते थे तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से फाइंड आउट करते थे। अब इसी चीज़ को अगर आप सिंपली इससे कंपेयर करें तो देखिए x की जगह आपका ये x2 माइनस x1, इन दोनों का डिफरेंस तो सिंपली कोई ना कोई तो x ही आएगा। उसके बाद इसी चीज़ को y की ओर देखें तो y2 माइनस y1, इससे कंपेयर करें तो इसको जब वो इस तरह से लिख सकते हैं। तो सिंपली जब इस डेल्टा आर जो आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसकी अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखिए तो अंडर रूट और x के जगह क्या है बताइए तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस उसके बाद y2 के क्या नाम वहाँ y का स्क्वायर, तो y की जगह कितना दे रहा है तो देखिए तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप क्या करते थे, इसको फाइंड आउट कर सकते थे। इस तरह से आप इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इसी चीज़ को आप अगर दूसरा अप्रोच से देखें तो इसका दूसरा अप्रोच से जब कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पढ़ाया जाता है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ये भी चीज़ सिखाया जाता है कि मान लो आपके पास क्या करो, मान लो आपके पास ये आपका कोऑर्डिनेट है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये रहा आपका x, ये रहा आपका y और ये रहा आपका क्या चीज़ z की, अभी छोड़िए 2D प्लेन में पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पर है और दूसरी पॉइंट आपको मान लो यहाँ पर, ये रहा आपका p, इसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसकी कोऑर्डिनेट ये रहा q, इसकी कोऑर्डिनेट x2 y2, इस तरह से दिया हुआ है आपको। अब इन दोनों पॉइंट को, यही चीज़ है क्या, दोनों को देखिए p से q ये वाली चीज़ है। अब इसका क्या चीज़ चाहिए, अब इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इससे क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। फिर क्या करेंगे, इसको इससे भी ज्वाइन कर दीजिए। इस तरह से आपके पास जो ज्वाइन किए तो आपके पास दो पोजीशन वेक्टर मिला, इसका नाम रखिए r1 और इसका रखिए r2। और ये जो था यही आपका क्या था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और यही आपको क्या करना है, डेल्टा आर, यही आपको क्या करना है, निकालना है। तो इससे आप लोग ऑलरेडी कैसे फाइंड आउट किए थे, इसको ट्रायंगल लॉ से नहीं अभी करते हैं, अभी कुछ मैथमेटिकल वाली चीज़ दिखाते हैं। तो इसके लिए आप क्लास 10th में पढ़े थे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, यहाँ से फिर क्या किए थे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ किए थे ऐसे, और उसके बाद क्या किए थे, देखिए
यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे कुछ इस तरह से। आपको क्या चीज़ चाहिए था, देखिए ये वाली चीज़ चाहिए, ये वाला चीज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर। अब इस चीज़ को थोड़ा देर के लिए भुला दीजिए, ये पूरा मत ड्रॉ कीजिए, यहीं तक रहने दीजिए, ठीक। या यहाँ तक चाहिए तो आपको फाइंड तो इसको करना है ना, इसको फाइंड करना है तो इससे क्या लेना देना है, थोड़ा से इसको अब भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, इससे भी आप क्या कीजिए भूल जाइए, ये दोनों को याद नहीं रखना, आपको फाइंड मेनली यही करना है। तो इसके लिए इस लाइन को फाइंड दिखाने की ज़रूरत है नहीं, वो समझ गए कि आपको ये था और ये था और आपको फाइंड क्या करना है ये। अब ये करना है तो हम किसी भी तरीके से करें तो इसको छोड़ दीजिए, इसको थोड़ा देर के लिए मिटाइए। ऐसा अगर मिटाते हैं तो मिटाने के बाद क्या होगा कि देखिए अब ये पूरा की पूरा लेंथ आपको कितना दे रखा है बताइए, ये पूरा लेंथ आपको दे रखा है x2, कितना दे रखा है x2, और ये वाला लेंथ जो है आपका, ये वाला लेंथ ये दे रखा है कितना x1। तो ये वाली लेंथ की बात करें, मतलब ये वाला लेंथ की बात करें तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बताइए, तो x2 माइनस x1। और इस लेंथ की बात करें तो क्या, ये पूरा है आपका कितना y2, और यहाँ से यहाँ तक कितना है y1। तो सिंपल सी बात, ये वाला चीज़ कितना होगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब जब ये पूरा आपको पता चल गया y2 माइनस x1 और ये आपको कितना आ गया y2 माइनस y1। अब इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये, और इसका आप देखिए ये राइट एंगल, राइट एंगल में ये क्या चीज़ पाइथागोरस, ये पता चल गया, ये पता चल, पाइथागोरस से क्या होता है ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस मतलब क्या, डेल्टा आर जिसको बोल रहे हैं, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, तो अंडर रूट हाइपोटेनियस इक्वल टू कितना होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो आप इस तरह से भी इस पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक ये तरीका, एक ये है। अब ये फिजिक्स में ऐसे आप लोग इस्तेमाल वेक्टर से करते हैं, तो इस तरह से आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। अब आपको क्या कहेगा कि मान लो कि 2 पॉइंट्स आर गिवन, यानी कि 2 पॉइंट है, 2 कोऑर्डिनेट है आपको दिए हुए हैं, 2 कोऑर्डिनेट किसी भी प्लेन में मान लो कि आपको 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। जैसे कि मान लो कि ये है, ये आपके कोऑर्डिनेट है, ये मान लो कि यहाँ पर ये P है और यहाँ पर कुछ ये Q दे रखा है, ठीक। और इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट मान लो 3,4, 3,4, और इसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है क्या चीज़ -2,3, -2,3 ऐसे दे रखा है। आपको कहता है कि अब देखिए ये इसकी पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसी, इसकी पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसी, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए कैसे होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या चीज़ हो जाएगा, इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल क्या, इनिशियल ये था आपका, फाइनल ये, तो क्या हो जाएगा ये वाली चीज़ हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डेल्टा आर। तो आपका डेल्टा आर कैसे फाइंड करेंगे बताइए, तो डेल्टा मैंने इसको बोला था R1, इसको बोला R2, ठीक ना, पहले ये था इनिशियली, फाइनली अब कहाँ पहुँच गया ये यहाँ पर। तो आपको क्या चीज़ चाहिए बताइए, तो ये चाहिए आपको ये डी आर चाहिए, तो इनिशियल टू फाइनल, तो डेल्टा आर चाहिए, तो यहीं पर डायरेक्ट पुट कर लीजिए। तो डायरेक्ट पुट करेंगे कितना x2 माइनस x1, तो x2 बताइए इसको बोलेंगे तो कितना है -2 और माइनस कितना -3, इतना करेंगे, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 कितना दे रखा है 3 माइनस यहाँ कितना दे रखा है देखिए 4, तो 3 माइनस 4, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब इन दोनों का होल स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर लीजिए, ये जो निकल के आएगा यही डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। तो कैसे निकालेंगे, 3 -2 -3 कितना हो जाएगा -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 कितना -1, इसका स्क्वायर। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 का स्क्वायर 1, दैट विल बी √26। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था आपको क्या चीज़, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 2D प्लेन। अब अगर इसी चीज़ का अगर आपसे 3D प्लेन में बात किया जाए, किस प्लेन में बात किया जाए 3D में, तो 3D में कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, तो 3D में देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो 3D में फाइंड आउट हम लोग कैसे करते हैं इसको, तो इसके लिए आप क्या करेंगे 3D प्लेन बनाइए, क्या करेंगे 3D प्लेन बनाइए। मान लो कि ये रहा आपका, ये आपका क्या चीज़ है x एक्सिस, ये है आपका क्या चीज़ y एक्सिस, एंड दिस वन इज़ आपका z एक्सिस, ठीक। आपके अभी जो मैंने आपको बनाया था कुछ इस टाइप का बनाया था, ठीक। मान लीजिए ये आपका इनिशियल पोजीशन और ये आपका फाइनल पोजीशन। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये आपका P पॉइंट, इसकी कोऑर्डिनेट सिमिलर x1, y1, z1, z1, और इसकी जो कोऑर्डिनेट इसका नाम रख लो आप Q, और इसकी कोऑर्डिनेट रख लो x2, y2,
कोमा Z2। ये 3D में है तो आप समझ रहे तीनों तीनों कोऑर्डिनेट कवर होगा। ये ऑलरेडी आप लोग पोजीशन वेक्टर में स्टडी कर चुके हैं। तो इसकी पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो ये हो गया R1 कंसीडर कर लो इस डायरेक्शन में, और इसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो इसको कंसीडर कर लो क्या चीज़, R2। अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा बताइए इनिशियल टू फाइनल, तो ये इनिशियल और ये फाइनल, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ये होगी आपका क्या चीज़, डेल्टा आर का वेक्टर। अब इसमें अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले बताइए, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या कीजिए, डायरेक्ट लिखने से पहले थोड़ा समझ के कीजिए। इसको क्या कीजिए, R1 वेक्टर को लिखिए। तो R1 वेक्टर आपको लिखना जानते हैं, ये x1 तो कितना हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, z1 k कैप, ये 3D प्लेन में ऐसे लिखेंगे। फिर अगर R2 वेक्टर की बात किया जाए, R2 वेक्टर का, तो वो कैसे लिखेंगे बताइए, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इस तरह से आपने लिखा। ये पोजीशन वेक्टर R1 और R2 दोनों पोजीशन वेक्टर लिख लिए। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आपको चाहिए, ये अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको चाहिए तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे। अब जानते हैं कि ऑलरेडी इसके बारे में, R2 और माइनस कितना R1, R2 माइनस R1। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब आपको R2 माइनस R1 करना है। तो R2 की वैल्यू देखिए आपके पास पता है कितना, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इस तरह से आपके पास ये ऑलरेडी पता है। माइनस R1 की चाहिए, तो R1 पोजीशन वेक्टर देखिए कितना, सॉरी उल्टा कर दिया आपने, R2 जो है आपको ये वाला है, x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप। अब देखिए आपको क्या चाहिए, R1 चाहिए, तो R1 ये ऊपर में दे रखा है कितना, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इस तरह से आपने लिखा। अब इसको अगर सब्ट्रैक्शन की बात आएगी तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब ज़्यादा नहीं लिखूँगा। अब इसका चाहिए तो क्या करेंगे, देखिए i वाला को i से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 और क्या हो जाएगा i कैप प्लस इसमें j वाला को j से करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, y2 माइनस y1 और क्या चीज़ j कैप, एंड देन प्लस, अब इस बार क्या करेंगे, z2 माइनस z1 और दैट विल बी क्या चीज़ k कैप। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका आपने क्या किया, ये पोजीशन वेक्टर, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अब इसका आपको क्या चीज़ चाहिए, इसका अब डेल्टा आर, ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको कंपेयर कर लीजिए। आप ऑलरेडी सीख चुके हैं इसको करने के लिए। ये जो पोजीशन वेक्टर आपका था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस टाइप का था, तो इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड करते थे, इसका मैग्नीट्यूड होता था कितना बताइए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो सेम चीज़ जो ये चीज़ है वही चीज़ ये भी है, इससे आप कंपेयर करके इसका बना सकते हैं। तो एक्स की जगह x2 माइनस x1, अब वाई की जगह y2 माइनस y1 और जेड की जगह z2 माइनस z1। तो सिमिलरली इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करेंगे, अंडर रूट कितना लिखेंगे बताइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वेयर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये डेल्टा आर मैग्नीट्यूड वेक्टर, ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये हो गया आपका क्या चीज़, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं इन 2D और 3D। अब इससे क्वेश्चन कैसे रिलेटेड होगा, देखिए इससे क्वेश्चन रिलेटेड होगा कि मान लो कि आपको 2 पॉइंट गिवन हो, 2 पॉइंट, एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -1 और 3, इस तरह से आपका दे रखा है। और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है, मान लीजिए कोई भी पॉइंट Q है जिसकी कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 3, -4, -5, इस तरह से आपको दे रखा है। आपको फाइंड करना है कि पोजीशन वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम P टू Q, दैट मीन्स आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको फाइंड करना है PQ। तो कैसे फाइंड करेंगे बताइए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप पोजीशन वेक्टर R1 लिखिए, ठीक, R1 लिखेंगे, R1 कितना होगा बताइए, 2i कैप माइनस j कैप
अब प्लस 3 k कैप इस तरह से लिखे। एंड R2 पोजीशन वेक्टर लिखिए, तो R2 पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा बताइए, 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 5k कैप। इस तरह से आपने लिखा R1 पोजीशन वेक्टर और R2 पोजीशन वेक्टर लिख चुके। अब क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट ये करना है कि आप या तो डायरेक्टली इस फार्मूला पे बैठा दीजिए, पहले आप इसको ऐसे समझिए। तो सबसे पहले अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको चाहिए तो क्या करेंगे बताइए, R2 माइनस कितना करेंगे R1, R2 माइनस R1। तो क्या करें इसको बताइए, तो इसको लिए अब देखिए इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसमें R2 इधर है तो I वाला को I से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा I कैप। उसके बाद -4 में से माइनस j को करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि फाइनल होगा -3j कैप। उसके बाद -5k कैप में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, वो भी माइनस प्लस, यानी कि हो जाएगा -8k कैप। इस तरह से आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना निकल के आ गया, वो ये निकल के आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करेगा, अब इसका किस चीज़ की बात करेगा, मैग्नीट्यूड की अगर बात करता है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। इसके मैग्नीट्यूड के लिए आप जानते हैं डेल्टा आर का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो डायरेक्टली क्या होगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर, प्लस वाई की जगह कितना है -3 तो -3 का स्क्वायर करेंगे। अब प्लस जेड की जगह कितना है -8 तो -8 का स्क्वायर करेंगे। एंड इसे सॉल्व कर लो आप, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस उसके बाद -3 का स्क्वायर 9 प्लस उसके बाद -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 64 और 9 कितना हो जाएगा 73 और प्लस 1 अंडर रूट कितना हो जाएगा 74 यूनिट, यानी जो भी यूनिट रहेगा उस यूनिट में। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। बट हर बार ऐसे नहीं करना है, ठीक, हर बार ऐसे नहीं करना। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको PQ चाहिए यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, PQ का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको आप डेल्टा आर बोल रहे हैं वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सीधा क्या कीजिए, एक रूट लीजिए। अब देखिए जैसे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को PQ का डिस्प्लेसमेंट या फिर इसका मोड, ये चीज़ हमने लिया। अब क्या करिए, डायरेक्ट इस पे देखिए, ये वाला फार्मूला था x2 माइनस x1, तो x2 कितना 3 और 3 माइनस कितना 2, तो 3 माइनस 2 कितना 1, तो 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कीजिए, प्लस या फिर इसी चीज़ को एक लाइन आप चाहे तो और लिख सकते हैं 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस है, प्लस दीजिए y2 माइनस y1, तो y कितना है -4 और माइनस कितना है देखिए तो -1, तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस, सीधे इसको लिखिए +1 का होल स्क्वायर, फिर लास्ट में कितना है प्लस z2 माइनस z1, z2 कितना है -5 और माइनस इधर कितना है z2 है -5 और z1 कितना है 3, तो -3। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस -4 और प्लस तो -3 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस कितना 8 का होल स्क्वायर। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो फर्दर फिर से देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 9 प्लस ये कितना 64, इसे सॉल्व करेंगे तो अभी किए थे ना आप 64 9 का 73 और 74 अंडर रूट 74, इससे पहले भी कितना आया था 74। तो डायरेक्टली आप ऐसे बैठा सकते हैं, ये भी स्टेप नहीं लिखेंगे तो इस स्टेप को भी काट दीजिए, डायरेक्ट ये स्टेप लिखिए और ये वाला, और इस स्टेप को काट दीजिए, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है। 64 9 73 174 अंडर रूट 74 आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 2D और 3D पे क्या कर सकते हैं, ये जो न्यूमेरिकल से ऐसे बना सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, इतना के लिए शॉर्ट बाय।